हाँ जी लाडलो, आ जाओ। अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम वाला। एग्जेम्प्ट इनकम तो वैसे तो बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर वाइज भी हम लोगों ने रिवाइज करी है, पढ़ी है, बट कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है जिसको अलग से पढ़ना है। और स्पेशली एक सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA जो बड़ा इंपॉर्टेंट है SEZ वाला, वो हम यहाँ पे अलग से रिवाइज करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी 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 एकदम फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और ऑब्वियसली कमेंट भी करना है आपको। जैसे ही वीडियो खत्म होगा सबसे पहला काम करना कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले यार, बहुत कुछ आ रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है मैंने, प्लेलिस्ट इसके नीचे है, देख लो तुम वहां पे। और वहां पे आपका भी और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लो। टिफिन शेयर करते हो, खाना पीना शेयर करते हो, और तो ज्यादा कुछ शेयर नहीं करते ना, करना भी नहीं, हाँ, लेकिन वीडियो जरूर शेयर कर लेना। चलो, तो एग्जेम्प्ट इनकम की बात करें तो सबसे पहला सर आपका सेक्शन आता है 10(1), जो सारे एसएससीज के लिए एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, ओनली एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। 10(2) मेंबर्स ऑफ HUF। सर इसका आपको रिवीजन करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में बहुत डिटेल में पार्शियल इंटीग्रेशन के साथ में मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। 10(2) मेंबर्स ऑफ HUF को बेसिकली जो भी मिल रहा है शेयर इनकम फ्रॉम HUF वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है? लेकिन अगर एक मैरिड डॉटर या विडो को इनकम मिल रहा है फादर के HUF से तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला है। 10(2) पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर्स को, ये LLP अपने पार्टनर्स को जो भी शेयर इन प्रॉफिट देता है वो 10(2) में एग्जेम्प्ट होता है। फिर 10(4) इंडिविजुअल्स को, ओनली इंडिविजुअल्स को, जो कि बेसिकली 10(2) जो 10(4)(2) है ना, 10(4)(2) ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10(4)(2) क्या बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल ने अपना एक NRE अकाउंट ओपन करवा रखा है, NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट किसी बैंक में RBI की परमिशन के साथ में इंडिया में वहां पे अकाउंट ओपन करवा रखा है, और वो इंडिविजुअल फेमा के अकॉर्डिंग अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू फेमा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, तो उस केस में उस NRE अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है इंडिया में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(4)(2) के अंदर। बट खाली ये इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होना चाहिए एज पर फेमा, और NRE अकाउंट से इंटरेस्ट आना चाहिए। दूसरा, कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स वगैरह के ऊपर जो बेसिकली आपको आता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है इंटरेस्ट। 10(10)D सर आपका बहुत डिटेल में मैंने रिविजन करवाया है, कहाँ पे? TDS वाले चैप्टर में, कि 10(10)D में बेसिकली जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है। बट अदर देन कीमैन वाला, अदर देन दूसरा कौन सा वाला, जो यूलिप वाला होता है, उनको छोड़ करके वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन उसके कंडीशन है तो 10(10)D का डिटेल डिस्कशन एक बार आप TDS में रेफर करना। 10(10)BB, 10(10)BB ये बेसिकली जो भोपाल गैस डिजास्टर का क्लेम अगर किसी को मिला था, या भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, 1984 में, एंडरसन जो बेसिकली उसका मालिक था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, उसकी वजह से जो भी लोग सफर हुए थे, उनकी फैमिली सफर हुए थे, उनको वहां पे ऑब्वियसली क्लेम या बेसिकली कुछ भी कॉम्पनसेशन मिल रहा था, वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट या आज भी किसी को मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है इंडिविजुअल्स के लिए। 10(10)BC, 10(10)BC, 10(10)BC बोलता है एक इंडिविजुअल इसको लीगल एयर को कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है। किस लिए कॉम्पनसेशन? कि अगर सर कोई वहां पे डिजास्टर की वजह से ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, या कोई सफरिंग हुई है ना, या फिर वहां पे कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ है, डिजास्टर इफेक्ट, वहां पे कोई आपका भूकंप आ गया, कोई दूसरा ट्रेजेडी हो गया, कोई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप एक ही होता है, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं, फ्लड आ गया, या किसी भी ऐसा डिजास्टर जो कहते हैं ना बेसिकली, वहां पे उसकी वजह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई कॉम्पनसेशन दिया है, तो एक तो बेचारा मरने वाला है, वहां पे किसी के हाथ पांव वहां पे टूट गए, प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, उसको पैसा मिला, टैक्सेबल करो, गलत हो जाएगा, वो भी आपका 10(10)BC में एग्जेम्प्ट होता है, चाहे इंडिविजुअल को मिले, खुद को मिले, या लीगल एयर को मिले। 10(11)A सर हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है अदर सोर्सेज में, कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ना, गणपत PKRCs, तो जो ऐसे बेसिकली वो जो एस सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम से जो इंटरेस्ट आता है वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। इनफैक्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो कोई मैच्योरिटी अमाउंट भी आता है पूरा पेमेंट वो एग्जाम्प्ट होता है।
10-12A सर ये भी हम लोगों ने एनपीएस वाले में डिस्कस कर रखा है। 80 CCD जब हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल को जब भी नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन बेसिकली जो भी आपका सिस्टम है वहां से पेंशन आ रहा है तो उस केस में आपको याद होगा तो 40% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, आई गेस 60% एग्जेम्प्ट होता है, ये गलत लिखा है मैंने। 40% तक बेसिकली टैक्सेबल होता है, पहले 40% एग्जेम्प्ट होता है, 60% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में सर वहां पे 10-12B आता है इंडिविजुअल केस में कि सर वही एनपीएस से पैसा आ रहा है और वो एक एम्प्लॉय है तो उस केस में जो विड्रॉ कर रहा है पार्शियल विड्रॉ कर रहा है तो उसमें जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 25% तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद में 10-12C कि अगर कोई अग्निवीर था और अग्निवीर कॉर्पस फंड से पैसा मिल रहा है, उस इंडिविजुअल को खुद को मिल रहा है या उसके लीगल एयर्स को उसकी डेथ के बाद मिल रहा है, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड से पूरा पैसा जो मिल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10-15 सर, 10-15 में आपको याद करो गणपत पी के आरसी में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हुए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड गोल्ड मोटेज स्कीम 2015, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स हो गए या ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो गए या फिर पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट आता है 3,500 पर पर्सन तक एग्जेम्प्ट होता है, बराबर। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड हो गया, अदर सोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स डिपॉजिट सिक्योरिटीज के ऊपर अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा है। 10-16 ऑल असेस के लिए स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो स्कॉलरशिप मिलता है एजुकेशन रिलेटेड 10-16 में एग्जेम्प्ट होता है। 10-17 जो एमएलएज एमपीज होते हैं उनको डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, ओनली ऑप्शनल टैक्स रिजीम में एग्जेम्प्ट होता है, डिफॉल्ट में फुली टैक्सेबल होता है, अदर सोर्स में कवर हुआ है ये। 10-17A सर वहां पे अगर कोई अवार्ड मिला है या रिवॉर्ड मिला है कैश और इन काइंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न के साथ में खेल रत्न के साथ में वहां पे अलग अलग बेसिकली अवार्ड्स होते हैं, उनके उसमें पैसा मिलता है तो वो फुल्ली 10-17A में एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि गवर्नमेंट से मिला है। अगर किसी और से मिला तो टैक्सेबल होता है। 10-18 जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉइज होते हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, तो अगर अलग अलग होता है ना, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये सारे का शौर्य चक्र, अगर ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉइज को तो उनको खुद को या उनकी फैमिली को जो पेंशन मिल रहा है वो आपका क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। पेंशन या फैमिली पेंशन, खुद को मिल रहा था पेंशन, अगर फैमिली को मिल रहा था फैमिली पेंशन, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। यहां तक कि 10-19 बोलता है कि आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉय का ऑपरेशनल ड्यूटी में डेथ हो गया, भले कोई उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला था या नहीं मिला था, बट ऑपरेशनल ड्यूटी में क्या हो गया, डेथ हो गया दोस्तों, तो उसको सर वहां पे फैमिली को जो पेंशन मिला हो, उसके विडो को, चिल्ड्रन को, वो एग्जेम्प्ट होता है। 10-19 एक्स रूलर के केस में, वैसे आपको मालूम है कि मैक्सिमम कितनी एसओपीज अलाउड होती है, 2, लेकिन जो एक्स रूलर्स होते थे, एक्स रूलर्स के केस में उनका एक महल, एनी वन हाउस प्रॉपर्टी, एक महल एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या सर मैं 2 एसओपी का, अगर मैं एक्स रूलर हूं, पूर्व महाराजा हूं, तो क्या मैं 2 एसओपी का बेनिफिट ले सकता हूं और एक एज ए एक्स रूलर ले सकता हूं? नहीं। अगर आप 2 एसओपी का बेनिफिट ले रहे हो तो ये मिलने वाला नहीं है। कुल मिला के आपको मैक्सिमम 2 घर का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। 10-20 जो लोकल अथॉरिटीज होती है, बीएमसी हो गया, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, गांव वाला वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई ग्राम पंचायत हो गया, तो उनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, सारी। फिर वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, वाटर सप्लाई करे या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जैसे बेस्ट प्रोवाइड करता है ना, BEST, बेस्ट की बसेस वगैरह है, वो सारी फैसिलिटीज बेसिकली प्रोवाइड करे, चाहे अपने जुरिस्डिक्शन में या अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अदर फैसिलिटीज से ट्रांसपोर्ट, बेस्ट की बसेस, जो बीएमसी है ना उसका, या जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके बाहर जाकर के लोगों को सर्व कर रही है, तो वो आपका टैक्सेबल होगा उस लोकल अथॉरिटी के लिए। तो एक मिनट सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, सर बात समझो। अगर खुद का जुरिस्डिक्शन है, बीएमसी हो गया, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, खुद के जुरिस्डिक्शन में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, कोई भी मतलब कोई भी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, और पैसा आ रहा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन उनका बेसिकली जो एरिया है ना उसके बाहर, अगर वो लोग वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और पैसा आ रहा है तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन उसके अलावा कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये चीज मैंने कवर कर रखी है। 1021 जो रिसर्च एसोसिएशन होते हैं, जो सेक्शन 35 में आपको याद करो, अप्रूव्ड रूसी उसके अंदर, तो उनको जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। सिमिलरली 1022B जो न्यूज एजेंसीज होती है, न्यूज एजेंसीज जैसे पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एएनआई आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं, न्यूज कलेक्ट करते हैं और फिर जो अलग अलग न्यूज पेपर्स है, न्यूज चैनल्स है, जो इनके मेंबर्स होते हैं बेसिकली न्यूज एजेंसीज के, उन सबको ये प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई तुम अपना अपना दिखाओ। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह सारे न्यूज पेपर्स में एक ही जैसी फोटो आती है विराट कोहली की शॉट मारते हुए, या एक ही जैसी, मतलब वहां पे आपको पिक्चर्स दिखेगी, कोई वहां पे कोई बम अटैक हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो एक ही जैसी फोटोज, तो वो पीटीआई या एएनआई के थ्रू आई है। तो उनकी जो इनकम होती है बेसिकली वो एग्जेम्प्ट होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, 1023 प्रोफेशनल बॉडीज अप्रूव बाय गवर्नमेंट। अरे यार, आपका आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आपके इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल बॉडीज, इनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ऑल इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के सर वहां पे उस साथ में स्पेसिफाइड सर्विस एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को छोड़ के बाकी सारी इनकम, मतलब आपसे जो फीस लेता है ना इंस्टीट्यूट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मेंबर से मेंबरशिप फीस लेता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है वहां पे। चलो, बट ये तीनों सेक्शन केस में एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है दोस्तों कि भाई ये जो पैसा ले रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए सोली यूज करेंगे। अगर किसी और पर्पस के लिए पैसा यूज करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देने के बाद में। सेक्शन 1030 इनकम ऑफ टी बोर्ड। सर अपने देश में टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, मखाना बोर्ड ऐसे सरकार ने बनाया है ये पर्टिकुलर बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर इन पर्टिकुलर बोर्ड्स की इनकम है, खास करके टी बोर्ड की इनकम, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है 1030 में। 1032 माइनर का इनकम, ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर पढ़ा था कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है और पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो रहा है माइनर का इनकम, तो पेरेंट्स को 1500 रुपए पर चाइल्ड, पर मंथ नहीं, 1500 रुपए पर चाइल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई लिमिट नहीं है, वहां पे आपका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बट खाली ऑप्शनल रिजीम में, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। 1033 ऑल असेसी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट स्कीम 1964, यूएस 64 के नाम से इसको जाना जाता है, यूनिट स्कीम में अगर उसमें कोई यूनिट्स वगैरह ले रखी है तो उसके ऊपर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो। 1036 ऑल असेसी, अगर वहां पे आपने कुछ शेयर्स खरीदे थे इस पीरियड के बीच में 2003 से लेकर 29 फेब 2004, ठीक है, और वो BSE 500 में उस टाइम पे लिस्टेड थे और आज उनको बेचते उनसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1037 एक इंडिविजुअल या HUF अपना लैंड बिल्डिंग, ऑब्वियसली अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वो तो वैसे भी एग्रीकल्चर लैंड रूरल है तो कैपिटल एसेट नहीं होता है, और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरी एक्वायर हुआ, कंपलसरी एक्वायर, और कॉम्पनसेशन किसने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई डिसाइड किया है, और पिछले 2 साल से उसके ऊपर वो इंडिविजुअल या HUF या उसकी फैमिली या उसके पेरेंट्स खेती कर रहे थे, तो उस केस में जो कैपिटल गेन होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1037 में। 1043 सर अगर वहां पे रिवर्स मोड की स्कीम, कैपिटल गेन के अंदर वहां पे डिटेल डिस्कशन है, रिवर्स मोड की स्कीम में उस सीनियर सिटीजन को अपना घर गिरवी रख के बैंक से जो पैसा मिला लमसम या मंथली बेसिस पे, वो 1043 में एग्जेम्प्ट होता है। 1044 न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की जो इनकम होती है ना बेसिकली, क्योंकि एनपीएस बेसिकली आगे इन्वेस्ट करेगा तो उसको इनकम होगा, तो वो भी उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो कौन सा है सर, वो है 10AA SEZ वाला, 10AA। वैसे तो ये एग्जामिशन है 10AA, बट इसको बोलते हैं डिडक्शन। क्यों? क्योंकि ये कहां से मिलता है, ये मिलता है जीटीआई में से, वो भी आफ्टर चैप्टर 6A डिडक्शन के बाद में। जीटीआई में से पहले आप चैप्टर 6A डिडक्शन क्या करोगे, माइनस, उसके बाद में आप 10AA का डिडक्शन दोगे, इसलिए इसको डिडक्शन बोलते हैं बेटा। सर ये बुक अगर आपको वहां पे चाहिए क्योंकि अमेंडेड है फुल्ली, तो इसका नीचे लिंक दे रखा है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, ऑफर प्राइस में अवेलेबल है, साथ में और भी चीजें आपको उस कोर्स में मिलेगी। ओके, दोनों बुक्स, ये और प्रोटीन डीटी 2 बुक्स है जिसमें क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है, आईसीआई के सारे क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन सारे के सारे कवर्ड है।
आप कर सकते हो। और वीडियो को फटाफट लाइक कर ले बेटा, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दे अभी तक नहीं किया हो तो 10 AA बेसिकली जो है ना 10 AA का डिडक्शन SEZ वहां पे मिलता है। और सिर्फ कब मिलेगा, जब यूनिट आपका कहां पे लोकेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन अगर आप 115 BSc फॉलो करो डिफॉल्ट रीजन तो उसमें मिलने वाला नहीं है। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 10 AA में डिडक्शन मिलता है फर्स्ट 5 ईयर्स, अगर आपका बिजनेस कमेंसमेंट हुआ है और फर्स्ट 5 ईयर्स में है ना, जो आपका 25-26 करंट ईयर है, वैसा ऐसा नहीं होने वाला है, रीजन मैं बताता हूँ। 25-26 में अगर आपका बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर्स में आता है तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप पढ़ रहे हो 6 to 10 तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट वहां पे आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और अब लास्ट 5 ईयर्स में 11 to 15 वाले में पढ़ते हो तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और उस साल में वो रेस्पेक्टिव ईयर में जितना अमाउंट आप P&L से डेबिट करके SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो, वो अमाउंट और 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अब बेटा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहां पे ध्यान देना, 15 साल तक डिडक्शन मिलता है। पहले 5 साल तक आपको 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर अगले 5 साल तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और लास्ट 5 ईयर तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और जो भी उस रेस्पेक्टिव ईयर में आपने P&L में अमाउंट डेबिट किया और SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, ठीक है, वो अमाउंट विच एवर इज लोअर ये डिडक्शन मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, अगर वो P&L में डेबिट किया तो वो तो डिसअलाउ हो जाएगा, PGP निकालते टाइम डिसअलाउ, क्योंकि कोई भी रिजर्व का प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलता है PGP में मेरे लाल, है ना लाडले। कोई भी रिजर्व, कोई भी किसी भी तरह का रिजर्व या कोई भी बेसिकली वहां पे उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, यार ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज बेसिकली जब आपको 10 AA का डिडक्शन निकालना है तो उस टाइम पे ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, नाउ एक और चीज, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, वो जो यूनिट लोकेटेड है ना SEZ में है ना, SEZ में जो यूनिट लोकेटेड है उसका आपको वहां पे PGP लेना है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। दो तरह की जरूरत है, एक DTA में, एक SEZ में। तो उसका आपको प्रॉफिट PGP कंप्यूटेड वो लेना है, मल्टीप्लाई करोगे उस SEZ यूनिट का एक्सपोर्ट टर्नओवर, क्योंकि अपने को एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालना है। तो ये टोटल PGP टोटल टर्नओवर पे है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, SEZ यूनिट का टोटल टर्नओवर डिवाइड किया एक्सपोर्ट टर्नओवर को मल्टीप्लाई किया PGP में, तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले 5 साल में तो 100%, दूसरे 5 साल में तो 50%, तीसरे 5 साल में है तो सर वहां पे 50%। और जो भी उस साल में अमाउंट P&L से डेबिट करके लेके गए कहां पे, SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया, वो अमाउंट विच एवर इज लोअर आपका लास्ट 5 ईयर्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अब देखो कुछ और कंडीशन है, असेसी कौन होगा, तो एनी असेसी, एलिजिबल असेसी, एनी असेसी, इंडिविजुअल HUA, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP, BOI, कंपनी, कोई भी हो सकता है। engage in manufacturing, only manufacturing or production of any article or thing, or development of software in a unit located in special economic zone, SEZ में लोकेटेड होना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगा। एक होता है SEZ में और एक होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, DTA वाले को कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये चीज ध्यान रखना। कंडीशन, commencement of operation of SEZ unit on or after 1st April 2005, बट इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 तक स्टार्ट हुआ है, तो अगर 20-21 लास्ट प्रीवियस है, 20-21 में हुआ तो 20-21 वुड बी फर्स्ट ईयर, 21-22 वुड बी सेकेंड ईयर, 22-23 वुड बी थर्ड ईयर, फिर आपका 23-24 वुड बी कौन सा, फोर्थ ईयर, एंड 24-25 वुड बी फिफ्थ ईयर। इसका मतलब 25-26 में कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, बात समझो। सॉरी 25-26 नहीं, 25-26 विल बी द सिक्स्थ ईयर, तो 25-26 में आपका 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब 100% वाला मिलने वाला नहीं है। तो 31 मार्च 2021 ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंसमेंट हो जाना चाहिए SEZ के ऑपरेशन था। दूसरा, नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, नया यूनिट होना चाहिए। ओल्ड मशीनरीज वहां पे अलाउड नहीं है, बट अगर आप फॉरेन से लेकर के आ रहे हो ओल्ड मशीनरीज तो अलाउ हो जाएगा। दूसरा, अगर इंडिया में यूज नहीं किया उन फॉरेन वाली मशीनरीज को और उनके ऊपर इंडिया में कोई डेप्रेशन क्लेम नहीं किया है तो अलाउ हो जाएगा। अगर यहां तक कि इंडिया का प्लांट टाइम सेकंड है तो मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल प्लांट टाइम मशीनरी तक अलाउड है, मतलब 100 रुपए का आपने अगर टोटल प्लांट टाइम मशीनरी है तो इंडिया का सेकंड हैंड मैक्सिमम 20% तक, मतलब 20 रुपए तक का हो सकता है सेकंड हैंड, ठीक है। फॉरेन का कितना भी चलेगा। आगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर आपको वहां पे गुड्स एक्सपोर्ट करोगे क्योंकि एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है, ऑडिट रिपोर्ट सर कंपलसरी है वहां पे, डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा 10 AA और 35 AD में सेम यूनिट,
मतलब मेरा एक यूनिट है और मैं 10AA में भी डिडक्शन लेना चाहता हूँ, 35AD में भी लेना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा। हाँ, दो अलग अलग यूनिट है कि एक मेरा वेयर हाउस है जो DTM है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो उसके सामने मैं 35AD का डिडक्शन ले सकता हूँ। और एक मेरा प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली मान लो कोई भी है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रम, नीला ड्रम बनाता हूं मैं, कहाँ पे, SEZ यूनिट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, और मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूं, तो 10AA का डिडक्शन उस यूनिट के सामने ले सकता हूं। दो अलग अलग यूनिट के सामने आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 115 BSC तो दोनों नहीं मिलने वाले हैं वहां पे, ठीक है। चलो, वो जो रिजर्व बनाया है ना आपने, SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट का, SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट का, तो ओनली फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ओनली फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी, बेसिकली वो खरीदने के लिए आपको यूज करना है, और वो खरीद करके पुट टू यूज करना है, फर्स्ट पुट टू यूज करना है विद इन 3 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच उस साल में ट्रांसफर किया था रिजर्व में। मतलब हर साल में जो आपने ट्रांसफर किया है रिजर्व में, हर साल आप रिजर्व में डालोगे पैसा, SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में, उस साल के एंड से 3 साल में नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके पुट टू यूज करना है। कहां पे, SEZ यूनिट में ही पुट टू यूज करना है, SEZ यूनिट में ही करना है, ठीक है। उस पैसे से आप बेसिकली खाली बिजनेस पर्पस जो मैंने बता दिया वही यूज कर सकते हो, डिविडेंड नहीं दे सकते, फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर सकते, फॉरेन असेट भी नहीं खरीद सकते SEZ में, DTA में नहीं खरीद सकते, फॉरेन छोड़, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं खरीद सकते, SEZ में खरीदना, पुट टू यूज करना है प्लांट एंड मशीनरी। ऑडिट रिपोर्ट कंपलसरी है। रॉन्ग यूज अगर आपने किया या मिस यूज किया आपने, या तो मिस यूज किया, रॉन्ग यूज किया, या 3 साल तक यूज आपने उसको पुट टू यूज किया ही नहीं है, तो बेटा वो जितना मिस यूज या रॉन्ग यूज या अनयूज अमाउंट रह गया है 3 साल के बाद में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में ट्रांसफर किया था, 3 साल में अगर यूज नहीं किया पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सर ये सारे एसएससीज को पहले देखा, ऑल एसएससी एप्लीकेबल है, और आप वहां पे एनटीआई जो होगा ना उसका निकालने के लिए डिडक्शन दोगे, है ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, द एक्सपेंडिचर इनकम इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ, ये वाले केस में आपका अगर कोई एक्सपेंडिचर तो उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड फ्रॉम जीटीआई आफ्टर चैप्टर 6 डिडक्शन, मैंने बताई दिया है आपको। एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर एक्सक्लूड। हाँ, वो जो टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, उसमें हो सकता है कि मैंने सामने वाली पार्टी से, जो फॉरेन वाला मेरा क्लाइंट है, उससे मैंने फ्रेट का पैसा भी लिया हो, टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे ISD, हेलो 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 हेलो, है ना, वो पैसा भी लिया हो, इंश्योरेंस का पैसा भी लिया हो, इंश्योरेंस का पैसा भी लिया हो, तो मेरा टोटल टर्नओवर तो बढ़ गया ना सर। एक्सपोर्ट वहां पे आपका टर्नओवर भी बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए बोला नहीं नहीं, आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज टोटल टर्नओवर दोनों में से ये एक्सक्लूड करना है, दोनों में से। फ्रेट का टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस, फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस, फ्रेट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस, ये दोनों में से माइनस करना है। एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल और थिंग, है ना। एक और चीज, अगर वहां पे आपने एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव नहीं हुआ है, कब तक, अप टू 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक, तो उस केस में खाली एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करोगे। किसमें से, किसमें से, एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करो, ओनली एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करोगे, ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ओनली एक्सपोर्ट टर्नओवर में से। देखो ध्यान रखना है, अगर फ्रेट है, अगर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है एंड आपका इंश्योरेंस का पैसा है, तो वो तो आपको टोटल टर्नओवर एज वेल एज एक्सपोर्ट टर्नओवर दोनों में से माइनस करना है। बट अगर सर वहां पे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा 6 महीने के अंदर अंदर अगर इंडिया नहीं आया है, कन्वर्टेबल मतलब जो रुपीज में कन्वर्ट हो सकता है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सारे के केस है बीच में, तो अगर वो 6 महीने में, 6 महीने कहां से, प्रीवियस ईयर एंड से, तो 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर हो जाएगा, वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया लाना पड़ेगा। यहां तक कि RBI की परमिशन से एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप खोल के आउटसाइड इंडिया उसको रखोगे ना, तो भी वो अलाउड, ऐसा माना जाए कि वो आ गया इंडिया, चलता है। RBI की परमिशन से सेपरेट 30th सितंबर तक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करो, उसमें पैसा रखोगे, तो ऐसा अज्यूम कि आ गया वो, ठीक है, ओके। तो अगर नहीं आ रहा है तो उसको खाली एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है आपको, ओनली एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस करना है। सो दैट इज बेसिकली यहाँ पे आपका एंड फॉर सेक्शन जो 10AA वाला है, उससे रिलेटेड बेसिकली आपका छोटा सा था, रिवीजन था, जो हमने फटाफट फटाफट बेटा कंप्लीट कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन आपका वन है, राजवीर का क्वेश्चन है, बेसिकली राजवीर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब राजवीर के क्वेश्चन में ना उसका जो डेटा है ना, बेसिकली अगर मैं दिखाऊं आपको, कहाँ गया,
ये नहीं है, हाँ ये रहा राजवीर का क्वेश्चन है। फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिखा देता हूं मैं आपको। आ जाइए सर। हाँ ये रहा, ये देखिए, मिस्टर राजवीर, अ प्रोप्राइटरशिप हैज टू यूनिट्स, नेमली यूनिट एक्स एंड यूनिट वाई। यूनिट एक्स लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यूनिट वाई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है, अब देखो 25-26 का डेटा दे रखा है, यूनिट वाई का डेटा जो डीटीए वाला उसका डेटा दे रखा है। तो अपने पास में कौन सा, और राजवीर का डेटा, तो कौन सा डेटा नहीं है, एसी जेड वाले का नहीं है। यूनिट एक्स, एक्स जो है ना, यूनिट एक्स जो एसी जेड है उसका डेटा आप लोग ले लोगे। तो दिस माइनस दिस करोगे, कितना आ गया, 35 लैक्स टोटल सेल्स। 55 में से 28 तो 27 लाख आपका एक्सपोर्ट सेल्स हो गया। 30 में से 12 गया तो कितना हो गया, 18 लाख आपका वहां पे डोमेस्टिक सेल्स हो गया। और सर 10 में से 4 गया तो 6 लाख आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब आगे क्या बोलता है, टोटल सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 इंक्लूड फ्रेट ऑफ 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विद द इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये जो बेसिकली एक्स यूनिट का आपने जो डेटा निकाला ना एसीजेड का, इसका एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालो, बाद में आगे की बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, तो टोटल प्रॉफिट लो, 6 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करते हैं सर वहां पे एक्सपोर्ट सेल्स थे। तो एक्सपोर्ट सेल्स तो वैसे कितना है आपका, 27 लाख का है, बट 27 लाख में से फ्रेट का इंक्लूडेड है 5 लाख, तो वो माइनस करो, बराबर। और उसके बाद में आपका नीचे आता टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना था, 35 लाख का, तो 35 लाख में से भी 5 लाख माइनस करो, ठीक है। तो इस तरीके से 6 लाख हो गया, इंटू ऊपर हो गया 22 लाख, और नीचे हो गया 30 लाख। तो कितना हो जाएगा, 6 पंजा 30, ऐसे कोई कैलकुलेट करो और डिवाइड बाय करोगे तो कितना आता है, देखो 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 देखो, ये देखो मैंने करके रखा है। ये रहा, हाँ ये देखो यहाँ पे निकाला होगा 100%। ये देखो पीजीपी ऑफ यूनिट एक्स 6 लाख आ गया वहां पे, ठीक है बेटा। उसके बाद में आपका टोटल सेल्स ऑफ यूनिट, तो 35 माइनस 5 किया 30 लाख आ गया। एक्सपोर्ट से 27 में 5 किया 22 आ गया। तो 6 लाख इंटू 22/30 किया, 4,40,000 का एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है, बोथ द यूनिट्स वर सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 20/3/2021 को। तो 20/3/2021 मतलब 2021 में, तो 2021 वाज द फर्स्ट ईयर। 2021, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, सिक्स ईयर है। तो आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ एक्सपोर्ट। तो 4,40,000 का 50% कितना होता है, 2,20,000। 2,20,000 का डिडक्शन हो जाएगा, ये 2,20,000 का डिडक्शन अंडर इंटेंडेबल फॉर यूनिट एक्स एज ऑपरेशन, यूनिट एक्स कमेंस ऑन 20 दिन, ठीक है। तो 6th ईयर डिडक्शन मिलेगा 50%, तो ये 2,20,000 आ गया। अब मैंने यहाँ पे हालांकि बोला तो डिडक्शन निकालने को, बट मैंने आपको एनटीआई निकाल के बताया। तो राजवीर का पीजीपी कितना था, 10 लाख। तो 10 का 6 था ना, अरे टोटल राजवीर का पीजीपी था ना, राजवीर का पीजीपी, ये देखिए 10 लाख था। तो उसमें से डिडक्शन दे देंगे 10AA में, ये देखिए ऐसे यहाँ पे 10AA में डिडक्शन दे दिया, एनटीए 7,80,000 आ गया। इस तरीके से वहां पे आपको करना था। ओके, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन है बेटा, कर लेना वहां पे, ठीक है। अच्छे से करना बेटा, अच्छे से रिवाइज करना। तो मैंने मेरे एंड से पूरा रिवाइज करवा दिया है। ओके, फटाफट वीडियो को लाइक करें और कमेंट ठोक यार, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा अच्छा लगे, मेरे को अच्छा अच्छा लगेगा, कमेंट अच्छा अच्छा कमेंट करोगे, तू प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, पढ़ के मेरे को अच्छा अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।